हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है उसका 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो दो वजह हो जाती है कि पहली वजह ये हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और दूसरा रीजन ये हो जाता है कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इतने कम टाइम में हम इतने क्वेश्चंस कैसे करें, उसको मेंटेन करना है ना। तो ये सभी चीजें जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है और हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो जैसे कि रोज करते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं, उनके पॉइंट्स को समझते हैं, उनकी जो बारीकियां उनको समझते हैं, और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में, उनकी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आपके जो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनको हम लोग सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना। तो आप भी इसी तरह से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है, आपका अपना चैनल है, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट्स के क्लासेस कराए जा रहे हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जा रही है, प्लस आपको जो भी आपके डीएलएड से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसके लिए आपको एक क्लिक करना रहता है सब्सक्राइब पर, प्लस उसको तो एक ही बार करना रहता है, और लाइक आपको रोज करना रहता है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वो है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसमें देखिए, फेफड़ा हो जाता है, गलफड़ा हो जाता है, त्वचा हो जाती है, या उपर्युक्त सभी। और यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? जिस क्वेश्चन में उपर्युक्त सभी होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो वहीं पे टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, जिसमें उपर्युक्त सभी होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके माइंड को चेक करने के लिए कि आपने अच्छे से पढ़ा है या ऐसे ही आप तुक्काबाजी कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके माइंड को चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका फेफड़ा नहीं है, क्योंकि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा पाया जाता है। तो इस तरह से आपका गलफड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गज बराबर होता है। तो एक गज बराबर होता है लगभग कितना होता है? तो 1 मीटर के। और 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो आपका हो जाता है 39, है ना। तो 39। अब यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 फुट में कितना होता है? तो 12 इंचेस होते हैं, है ना। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। और 36 और 39 में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लगभग का मतलब होता है 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे, ऐसे ही तो होता है ना। तो आप जाहिर सी बात है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 3 फुट ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि चीजें समझ के ही आप पढ़े। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन ज्यों का त्यों दे दे, यानी जैसे का तैसा दे दे। थोड़ा सा उसमें घुमाव करके, थोड़ी सी चीजों को बदल के, है ना, तो दे दिया जाता है। क्योंकि सिलेबस तो वही है, लेकिन क्वेश्चन तो भाई वो दे सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे 1 गज पूछा है तो 1 मीटर पूछ ले, सेंटीमीटर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। यानी जो घुलनशील ठोस पदार्थ है उनको पृथक यानी अलग करने की कौन सी विधि है? तो आपका छानना हो जाता है। तो छानने में तो आपको पता ही है कि अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं, उसको छाना जाता है। जैसे चालना होता है, ऐसे छानना होता है। तो किसी में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नीचे की तरफ गिरते हैं, किसी में होते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो ऊपर ही
रहते हैं, और नीचे जो आपका मैन है, जैसे आपका अनाज है, गेहूं है, जो भी है, इस तरह से। तो ये चीजें तो हो गई। निथरना वो आपको पता है कि जैसे पानी में कोई मोटी चीज है, कोई पानी में कोई चीज है और उसको क्या किया, जैसे बालू उसमें मिल गई और पानी में बालू है ना, तो आपने क्या किया, पात्र को आपने वैसे ही रख दिया और उसको थोड़ी देर के लिए हिलाया डुलाया नहीं। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा कि पानी ऊपर की तरफ है, साफ साफ आपको पानी मिल जाएगा और नीचे की तरफ तली में बालू बैठ जाएगी। तो ये भी नहीं है। वाष्पन, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि। तो यहाँ पे आपका वाष्पन हो जाएगा। वाष्पन कैसे हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पानी में नमक घुल जाना। ठीक है, तो अब पानी में नमक घुल गया, आप उसको कैसे अलग करेंगे, तो जैसे आप उसको गर्म करेंगे वाष्प के द्वारा, है ना, तो ये वाष्पन हो जाता है। इस तरह से आपका जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है ना, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे भाई। उसके बाद आपका है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल। तो पहलवान जो बल उठाता है वो कैसे उठाता है, तो भाई जैसे पानी की भरी बाल्टी आप कैसे हाथों से उठाते हो, जब हाथों से उठाते हो तो आपकी जो पेशियां हैं वो वर्क करती हैं, है ना। तो जो मसल्स हैं ये जब वर्क करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, विद्युत बल तो हो नहीं सकता, चुंबकीय बल तो हो नहीं सकता, ये तो चुंबक में होता है, विद्युत बल विद्युतीय बल होता है। उपर्युक्त सभी, वही वाली बात की उपर्युक्त सभी देख के आप बहुत ज्यादा खुश ना हुआ कीजिए, उसमें थोड़ी सी निराशा कर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होता है, डाउट वाला मामला रहता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देके इस क्वेश्चन को हल किया कीजिए। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी भी नहीं है, लेकिन पेशीय बल है। पेशीय बल यानी हम जब मसल्स से काम करते हैं, भाई जो पहलवान है अपना भारोत्तोलक जो उठाता है तो हाथों से उठाता है, उसकी पेशियां वर्क करती हैं, तो यानी ये पेशीय बल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 5th नंबर का क्वेश्चन है और वस्तुनिष्ठ टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है 5 ही क्वेश्चंस आते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप में, है ना। चने की यानी चने के बीज में दो हल्के, चने के बीज में, है ना, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, क्या है, बीज चोल है या भ्रूण है या बीज पत्र है या मूलांकुर है। तो क्या हो सकता है इसमें, तो आपका हो जाता है बीज पत्र। क्या हो जाता है, बीज पत्र। जो चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती हैं। बीज को हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एक बीज लिया था सेम का बीज, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी संरचना अच्छे से हो जाती है। तो जो ये बीज होता है तो उसमें जब आप इसको पानी में भिगोएंगे, है ना, कोई आप बीज लीजिए और उसको पानी में भिगोइए और उसके बाद उसको पानी से अलग कर दीजिए और उसको कोई सूखे कपड़े में रख दीजिए या कोई पत्ते में रख दीजिए और फिर आप उसको देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि सुबह आप देखेंगे और उसको एक क्लिप से आप अलग करें तो उसमें ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी और उसमें जो उसको फाड़ेंगे तो डबल, मतलब इसको जब आप करते हैं इस तरह से तो कुछ जैसे पपीता जब आप काटते हैं ना, तो जैसे पपीता कटता है तो उस तरह की संरचना आपको यहाँ पे मिलती है उसको अलग करने पर, है ना। तो ये चीज हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं, जो आपका 3rd ऑप्शन राइट है। और इसमें बीज में क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी नहीं होगा, बस 1 मिनट, कि इसमें क्या होता है, जब बीज होता है ये सुसुप्त अवस्था में होता है। सुसुप्त अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में होता है, लेकिन इसमें जब उचित ताप मिलता है, पानी मिलता है यानी जल, है ना, और भूमि में उसको मतलब मिट्टी मिलती है, तो वो क्या होता है, वो बीज अंकुरित होता है, वो पौधा बनता है, छोटा पौधा फिर बड़ा पौधा बनता है, उसमें फिर फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। लेकिन जब सुसुप्त अवस्था में होता है, क्योंकि वो सोई हुई अवस्था में, जब बीज की अवस्था होती है तो वो सोई हुई अवस्था में होता है। हमने कल इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका कल हमने आपको एक बताया था, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, सुसुप्त अवस्था किसको कहते हैं, तो ये सभी चीजें। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया, तो यानी 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर न्यू है चैनल पर और अभी विजिट किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपको जितने भी क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड होंगे। और आप बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, और कल आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुकी है। इससे रिलेटेड हमने न्यूज भी आप लोगों के लिए डाली है, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें ये भी है कि कब से कब तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, प्लस कब से कब तक एग्जाम होंगे, सभी चीजों पर डिस्कस की है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप और लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, उसके बाद अब जो आपके हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप और लघु उत्तरीय टाइप, उनको कंटिन्यू करते हैं। और आप यहाँ पर इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ये आप कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर का, जलीय पौधे के तने व पत्ती की एक एक विशेषता बताएं। कि आपको कितनी विशेषता बतानी है? एक एक विशेषता बतानी है जलीय पौधे के तने व पत्ती की। ठीक है, तो इन पौधों का तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। कैसा होता है? तो खोखला भी होता है, हल्का भी होता है और लंबा भी होता है, जो जल में रहने के लिए आवश्यक है। उसके बाद जलीय पौधों के पत्ते चौड़े और बड़े आकार के होते हैं, जो पौधों को तैरने में मदद करते। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ये चौड़े ना हो तो ये तैरेंगे कैसे? और एक चीज़ और बता देते हैं कि जो इनकी पत्तियों में होता है ना, तो मोमीय परत होता है, इसलिए ये जल में रहने के अनुकूल है। जैसे आपका सिंघाड़ा हो जाता है, ताल मखाना हो जाता है, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीट भक्षी पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। तो पिचर प्लांट यानी घटपर्णी, इसे नेफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके देखिए भाई कई नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपका ये पिचर प्लांट है और घटपर्णी और नेफेंथिस, ये सब हो जाते हैं। ये पौधे अपने अधिकांश पोषण कीड़ों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें वे फंसाते हैं और उपभोग करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम पौधे भी ऐसे होते हैं जो कीड़ों को फंसाते हैं और उनको खा जाते हैं, और मांसाहारी भी होते हैं, यानी मांसाहारी भी होते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि ये पौधा होता है, तो ये क्या होता है? दलदली भूमि पर उगता है, और ये उसमें जो कमियां होती हैं उसको पूरा करने के लिए ये जैसे मेढक हो जाता है और भी कीट पतंगे हो जाते हैं, उनको फंसा के खा जाता है। और वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप मान ले कि एक इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है, और इस पे एक ये ढक्कन लगा हुआ होता है। ये क्या करता है? ये ढक्कन को खोल देता है और इसमें से खुशबू आती है। अब ये मेढक है, ठीक है ना, तो ये सोच रहा है ये खुशबू इतनी अच्छी कहाँ से आई है। वो उसके लालच में, भाई लालच ही में इंसान फंसता है ना, तो वो लालच में चला जाता है और इसके अंदर आ जाता है और ये ढक्कन को बंद कर लेता है, यानी इसको खा जाता है। तो इस तरह से ये जो पौधा होता है, तो ये घड़े के आकार के जैसा मान के चले होता है। उसके बाद चलते हैं वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो वृत्तीय गति कौन सी होती है और घूर्णन गति तो हम समझ लेते हैं, इसका सिर्फ एक एक उदाहरण देना है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति, अपनी धुरी पर क्या कर रही है? पृथ्वी जो है घूम रही है, और साइकिल या पार्क के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई कार, और चंद्रमा की गति ये हो जाती है। और उसके बाद घूर्णन गति का उदाहरण हो जाता है पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये घूर्णन गति के उदाहरण हो जाते हैं। अच्छा आप बताएं, जो कुम्हार का चाक होता है उसमें कौन सी गति होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो बाह्यदल पुंज हो जाता है, दल पुंज हो जाता है, पुमंग हो जाता है, जायांग हो जाता है। और पुष्प को भी आप लोग बनाना सीख लें, क्योंकि पुष्प बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है और इस तरह से आता है। सिर्फ नामांकित चित्र बनाएं, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरह से पुष्प बना सकते हैं और उसके भागों का वर्णन कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी में बना दिया, तो इस तरह से बन गया। हालांकि आप लोग जब बनाइएगा तो थोड़ा ठहर के, और हम इसको बोर्ड पे आप लोगों को बता देंगे किस तरह से बहुत ही बारीकी से बनाना और बड़ी ही सफाई के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका हो जाता है ये इस तरह से बना हुआ होता है, तो आप इस तरह से बनाना इसको सीख लें, आता ज़रूर है।
ठीक है, इस तरह से होता है। और इसमें क्या होते हैं, पुमंग होते हैं, बाह्यदल होते हैं, दलपुंज होते हैं और जायांग होते हैं। ये सभी, ये क्या है, ये बाह्यदल पुंज हो जाता है आपका, ये पूरा पुष्प हो जाता है। और इसी के जो और भाग होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये मतलब आपका अति लघु उत्तरीय टाइप है, तो बहुत लेंदी नहीं करने की ज़रूरत है। इतना करिएगा क्योंकि एक ही नंबर का होता है, और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत करिएगा। चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके और बस कर दिया। एक्सप्लेन भी होना चाहिए चीज़ें। एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं कि बहुत लेंदी, मतलब हाँ चीज़ें समझ में तो आए भाई, कि जो चीज़ पूछी जा रही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव जाति के C डिग्री सेंटीग्रेड से किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो शरीर का ताप, सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। आप इस तरह से कह सकते हैं। पेड़ पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं। लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु का रंग प्रायः सफ़ेद अथवा हल्का होता है। यह रंग छद्मावरण तथा गर्मी को नियमित करने में सहायता करता है। यहाँ के जंतु गर्मी तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं, वसा के रूप में ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं। कड़ी सर्दी में कुछ माह तक ये सोए रहते हैं अथवा शीतवास करते हैं। शीतवास में उनकी उपापचय क्रिया बहुत ही कम हो जाती है, यहाँ तक कि इन ठंडे बर्फ से ढके हुए स्थानों में पाए जाने वाले पौधों की भी ऊंचाई कम होती है। ये महीनों तक प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इनकी पतली अथवा कांटेदार पत्तियां होती हैं जिन्हें यह जल्दी गिरा देते हैं। प्राय इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते क्योंकि ये इतनी ठंड में जीवित नहीं रह पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति किसे कहते हैं? भाई गति का मतलब तो यही होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वही गति हो गई। चल के जा रहे हैं या कोई चीज़ है अपनी विरामावस्था में रखी हुई है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो इस तरह से होता है। तो इसको समझ लेते हैं। यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गति में होती है। यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु क्या होती है? विराम अवस्था में होती है। यानी उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा रहा है, यानी वो क्या है? विराम अवस्था में है। जहाँ पे रखी है वहीं पे वो रखी है चीज़, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अमरबेल, सिंघाड़ा तथा आर्कटिक में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? तो अमरबेल जो होता है वो भाई बहुत ही मतलबी पौधा होता है। वो क्या करता है? जिस पे लिपटा होता है उसी के पोषक तत्वों को चूस लेता है और उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं देता है। तो ये भाई बहुत ही मतलबी पौधा है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो पूरा भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पोषक पौधों से लेता है। सिंघाड़ा की जड़ प्रकाश संश्लेषण जड़ें होती है जो पानी के पास घनी और हरी होकर फैली रहती हैं। और आर्कटिक की जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं और उन्हें वायवीय या आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहें। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो भाई जब आप जाते हैं शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए आपने ऑयल ख़रीदा, आपने ये सोचा कि हमको 1 लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, तो वो क्या करता है? मापनी से मापता है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, जैसे आपने दूध खरीदा तो उसको क्या करते हैं? आपने मिल्क मतलब तो उसको आप लीटर से वो माप के देता है ना आपको। डीजल है, पेट्रोल है, ये भी। तो इस तरह से नपना बेलन, किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए नपना ग्लास हो जाता है। नपना ग्लास देखिए दवा मापने के लिए होता है। शीशी जो होती है, तो जो डॉक्टर शीशी देता है तो उसके साथ में क्या होते हैं कि उसके साथ में एक, जैसे ऊपर से ये ढकनी देखिए बहुत अच्छा नहीं बना है, ऐसे ही, ठीक है ना। तो उसके ऊपर से ये एक इस तरह से प्लास्टिक की ढकनी लगी होती है और इस पे ये इस तरह से लाइनें बनी होती हैं कि कितना देना है, यानी जो पेशेंट है उसको कितनी ये दवा देनी है। तो इससे ये मापते हैं। और लीटर हो जाता है 1 लीटर, आधा लीटर यानी दूध मापने के लिए, और लीटर 5 और 10 लीटर तो पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल मापने के लिए ये सभी होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, भौतिक संरचना के आधार पे होती हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
और भौतिक यानी बाहरी है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो ठोस होती है, द्रव्य होती है, गैस होती है। ये तीनों अवस्थाएं हो जाती हैं। और अच्छा ये बताएं, सबसे ज़्यादा अगर स्थान कोई घेरता है तो कौन घेरता है? ठोस, द्रव्य, गैस। तो आपका आंसर होगा जो गैस है वो सबसे ज़्यादा स्थान घेरती है। जो आपका क्या हो जाता है? ठोस, द्रव्य, गैस। गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि गैस ये है जिस भी पात्र में आप रखेंगे वो उसी का उतना वो ले लेती है वहीं पे। तो इस तरह से जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा। और ठोस में क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। ठोस पदार्थ की संरचना, हमको ठोस पदार्थों के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं तभी तो वो ठोस है ना। इनके कारणों से आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ व्यवस्थित रखता है। इनके अणुओं में खाली स्थान बहुत कम होता है और इस खाली स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। ठोस पदार्थों के कारण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। अणुओं में अधिक आपसी संघर्ष बल के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। द्रव्य पदार्थों की संरचना एवं गुण, द्रव्यों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में दूर दूर होते हैं। भाई ये थोड़ी दूर होते हैं। द्रव्य पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिससे अपने आपसी आकर्षक बल भी ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसी कारण द्रव्य की आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव्य पदार्थों को जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। और गैसीय संरचना देख लेते हैं। तो गैसीय अणुओं में यानी पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, अतः इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजों के प्रकीर्णन को समझा, इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं? लिखिए। तो बीजों का प्रकीर्णन यह सर्वविदित तथ्य सभी को ज्ञात है कि पर्यावरण की संरचना पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है। पेड़ पौधे बीजों द्वारा ही बनते हैं, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन अति आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि मैम बीजों का प्रकीर्णन होता क्या है? तो बीजों का प्रकीर्णन ये होता है छितराव, बिखराव, फैलाव, ये होता है। तो जैसे क्या होता है, जो बीज होते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी कि ऐसी जगह पे पौधा उगा होता है। आप देख ले कुएं के अंदर पौधा लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे, भाई हम भी छोटे थे तो हमने देखा कुएं के अंदर पौधा लगा, हम सोच रहे थे कि यार किस तरह से वहाँ पे कौन गया होगा और पौधा लगाया होगा। भाई छितराव बिखराव के बारे में नहीं मालूम था, तो ये चीज़ हो जाती है। तो क्या होता है कि बीजों का जो छितराव होता है, बिखराव होता है, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए अमरूद है, तो उसको चिड़िया ने क्या किया, उसके कुछ बीजों को चोंच में दबा लिया और वो बीज उससे उड़ते समय उससे उसकी चोंच से छूट जाते हैं। तो जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे पौधे का जन्म होता है। भाई पौधा जमने के लिए क्या चाहिए होता है? बीज तो चाहिए होता है। उसके साथ क्या चाहिए होता है? भाई उचित ताप, प्रकाश और जल और मृदा, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर ये सभी चीज़ें मिल रही हैं तो बीज जो है पौधा बनेगा। तो बस यही चीज़ है। तो जो प्रकीर्णन होता है तो वो जल द्वारा भी होता है। जल द्वारा कैसे होता है? जैसे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और वो उसमें जो नदी में गिरा और वो बहता हुआ चला गया, जहाँ पे ठहरा वहाँ पे उसको हर एक चीज़ मिल रही है, जो भी पौधे के लिए चीज़ें हैं अनुकूलित है उसके लिए वो चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पे पौधा हो गया। इसी तरह कोई जानवर है, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, ऐसे हो गया। अब उसकी स्किन पे कोई बीज लग गया, अब वो चलती गई, जहाँ पे वो बीज झड़ गया वहाँ पे पौधा उगाया, है ना। इसी तरह से भाई मनुष्य तो उगाता है। हवा द्वारा है, जैसे बीज पड़ा है, हवा में उड़ा, कहीं पे जाके गिर गया और वहाँ पे उसको उचित तो हर एक चीज़ मिल गई, पानी भी मिल गया, प्रकाश भी मिल गया। भाई सूर्य का प्रकाश वो तो भाई बहुत ज़रूरी है, और मृदा भी मिल गई, यानी तीनों चीज़ें ज़रूरी होती है। किसी एक कहते नहीं है कि जैसे परिवार में सारे सदस्य इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एक के ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस वही चीज़ होती है कि 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर 3 में से कोई 2 चीज़ें एक चीज़ नहीं है, मतलब वो पौधा नहीं बनेगा। पौधा तभी बनेगा जब उसको मिट्टी भी मिले और प्रकाश भी मिले और पानी भी मिले। आप कभी इस तरह से पौधा लगा के देखें, दो गमलों में आप लगाएं, ठीक है, और उसके बाद एक को सभी चीज़ें दें और एक को 2 चीज़ें दें, यानी एक को तीनों चीज़ें, पानी भी दें, मिट्टी भी दें और प्रकाश भी दें। एक को प्रकाश से वंचित रख लें, यानी अंदर रख लें और पानी भी रोज़ डालते रहें, तो आप क्या देखेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा कि जिसको तीनों चीज़ें मिल रही हैं वो पौधा बनेगा, और जिसको तीनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं, 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक चीज़ उससे वंचित रखी गई, वो पौधा नहीं बनेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यानी फलों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, ये सभी चीज़ें हो गए। हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको ऐसा नहीं है कि ये भी ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि जितना हमने आपको बताया उस तरह से आप लिख देंगे। आप अगर लघु में आता है तो 2 नंबर पक्के हैं, और अति लघु में आता है तो 1 नंबर आपका पक्का है। उसके बाद है बीजों की संरचना। सेम का बीज कुछ बड़ा होता है ना। तो सेम का बीज जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो ये हल्का सा बड़ा होता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे समझ लेते हैं। सेम के बीज को ध्यान से देखो, यह आकार में प्राय मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर एक आवरण जिसको बीज चोल कहते हैं। बीज चोल किसको कहते हैं, जो उस पर एक छिलका लगा रहता है ना, तो उसको बीज चोल कहते हैं। यह बीज को सूखने से या हानिकारक परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। भाई बीज में जो छिलका होता है भाई इसीलिए तो होता है कि वो उसको जो भी उस पर प्रॉब्लम आए वो उसको झेल ले जाए, है ना। जातियों के यानी विभिन्न जातियों के सेम बीजों का आवरण रंग सफ़ेद तथा हल्का भूरा होता है। यह प्रायः चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह है जिसे नाभिका कहते हैं। यह सेम के बीज का वह भाग है। यह फलाभित्ति के साथ जुड़ा होता है। नाभिक के एक और एक छोटा छिद्र है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र देख लें। देखिए ये तो जैसे पपीता आप काटते हैं तो उस तरह से आपको ये देखने को मिल रहा है ना। और जब ये आपने इसको बीज से फाड़ दिया और बाकी आपको ये जो आपका ये जो बीज है ये आपका हो जाता है। तो सेम के कुछ बीजों को तुम रात भर के पानी में भिगो दो, अगले दिन बीज पानी सोकर फूल जाएंगे। इन बीजों को कपड़े या सूखता कागज़ से सुखा लो। अब बीज को दबाओ, तुम्हें बीजांड द्वार में पानी दिखाई देगा। सुई या चिमटी की सहायता से बीज चोल को अलग करो। जैसे आपने क्या किया, बीज को रात भर भिगो दिया, फिर उसके पानी से निकाल लिया, उसको एक क्लिप ली छोटी सी पतली सी चिमटी टाइप की, और उसको आपने क्या किया, अलग किया। तो आपने देखा कि बीज चोल अलग हो जाता है। बीज चोल के अलग होने पर संरचना दिखाई देगी, जिसे क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। जो संरचना दिखाई देती उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण से ही क्या बनता है, भ्रूण से ही नया पौधा बनता है। ठीक है। और भ्रूण का अध्ययन करने पर सबसे पहले गुर्दे के आकार के 2 बीजपत्र दिखाई देंगे जो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सेम के 2 बीजों में से एक बीजपत्र हटाओ, जहां बीजपत्र जुड़े हों वहां भ्रूण के अन्य भाग दिखाई देंगे। इन्हें मूलांकुर प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ मूल बनती है तथा प्रांकुर से तना पररोह बनता है। भ्रूण अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता या बीजपत्रों में संचित भोजन पर निर्भर रहता है। सेम, मटर, चना और इमली के बीजों के भ्रूण में से बीजपत्र होते हैं। ऐसे पौधों को द्विबीजपत्रीय पौधे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का जो ये सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं, प्लस आपका जो पेपर है 2017 का वो पूरा सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और एक लाइक भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।